गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम टू दिस नो योर प्रोडक्ट सेशन। और आज हम लोग दो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ऐसा दो प्रोडक्ट जो काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। ऐसा एक, मेरे ख्याल से एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो आज के टाइम में हर किसी को ज़रूरत है। एजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट। और वन इज हाईली एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट्स। सो यंग फ्यूल एंड A9 ओंको। एक सवाल अगर मैं सबसे पूछूंगा, सब बोलेंगे यस। ये हम बहुत लंबा जिंदगी जीना चाहते हैं। ये से नो अगर आपको जवाब देना होगा तो आई एम श्योर हर कोई बोलेगा यस। एंड नॉट ओनली लॉन्ग लाइफ बट हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। तो हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हर किसी को चाहिए। लेकिन ये आप देखोगे, अगर आप एनालिसिस करो पिछले 40-50 ईयर्स में, हमारे फोर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके उनके पेरेंट्स, सो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और अभी तक आई थिंक 40-50 साल का जो एक अच्छा अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट हो गया। आज भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको 100 ईयर्स वाले लोग दिखेंगे, 100 साल जीने वाले लोग दिखेंगे। बट हमारी जो आज के टाइम का जो लाइफ स्पैन है, दैट्स ओनली 70 अप्रोक्स। और वो भी बहुत बीमारियों के साथ रह जाती है। तो दिस इज नॉट ए न्यू रिसर्च, ये टॉपिक नया नहीं है। सदियों से, सालों से, लास्ट 20-30 ईयर साइंटिस्ट इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं कि जिस हिसाब से इंसान की आयु, लाइफ स्पैन शॉर्ट हो रही है, एक दिन 30-40 के आसपास में भी आ सकती है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। इससे मैटर ऑफ कंसर्न। तो पॉपुलेशन अभी एक्सप्लोड तो हुआ है, लेकिन लाइफ स्पैन अगर इसी तरह से शॉर्ट होती रहेगी तो पॉपुलेशन गायब भी हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है अमॉन्ग साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, द साइंस ऑफ लॉन्जिविटी। और आज के टाइम में भी आप देखोगे, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स जीते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ट्राइबल लाइफ जीते हैं, नेचुरल लाइफ जीते हैं। शहर अर्बनाइजेशन से बहुत दूर, बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ लिविंग। इवन जापान और यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे पॉपुलेशन है जो 80, 90, 100 ईयर्स जीते हैं। तो कोई तो फैक्टर है जो कुछ लोगों को लॉन्ग लाइफ जीने में मदद करती है और कुछ लोग नहीं जी पाते। आज हम उसी से रिलेटेड बहुत सारे बात करेंगे और एक शानदार प्रोडक्ट की बात करेंगे। एजिंग को अगर हम बहुत आसान भाषा में डिफाइन करें तो आप देखोगे कि उम्र के साथ साथ लोग कमजोर होते हैं। स्किन देखने में बूढ़ा हो जाता है, हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रे होता है, ऑर्गेन्स काम करना कम कर देते हैं, ज्यादा बीमार रहने लगता है। तो ये एक कॉमन से सिम्टम जो हम देख सकते हैं। अगर हम इसको बॉडी के एनाटॉमिकली डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं कि उम्र के साथ साथ सेल काउंट, सेल नंबर कम हो जाते हैं, सेल की संख्या भी कम हो जाती है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो भी थोड़ा बहुत कमजोर, थोड़ा बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं। इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो वाइटल फंक्शंस है वो कमजोर हो जाती है। तो इंसान ज्यादा बीमार रहने लगता है। एजिंग को एक नॉर्मल प्रोसेस जिसको हम और आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, अनगिनत सेल हैं। हर एक हिस्से में सेल है, हर तरह का सेल है। आपकी स्किन में सेल है, आ, हमारे, आप देखोगे टंग है, टंग में सेल्स हैं, स्टोमक में सेल है, हार्ट में सेल है, लिवर में सेल है, हर हर पार्ट में अलग अलग सेल है। और हर सेल का एक शेल्फ लाइफ होता है कि ये सेल इतना दिन जिंदा रहेगा। और जितना दिन उसका ड्यूरेशन है, उस दौरान वो बहुत सारे हेल्दी सेल्स को जनरेट करके जाती है। जैसे इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, सेल की भी नस्ल आगे बढ़ती है। एक सेल से दो, दो से चार, लाइक दिस। अब एक सेल जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, जैसे 40 साल की उम्र में एक सेल जब 40 साल की जनरेशन तक पहुंचती है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। वो साइज में भी छोटा हो सकता है, उसके फंक्शंस कम हो जाते हैं, बीमार भी हो सकता है, और वक्त से पहले मर भी सकता है। तो सेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इंसान का बूढ़ापा होना आप सेल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। स्किन में अगर रिंकल्स हैं तो सेल्स में प्रॉब्लम आ गया, सेल के वजह से हमें स्किन में रिंकल्स देखते हैं। एक है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारा बॉडी एक बेहतरीन केमिकल फैक्ट्री है।
एक एक शानदार मशीन है। और ये मशीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से। इस प्रोसेस में दो हार्मफुल केमिकल रिलीज होती हैं सेल में। एक है फ्री ऑक्सीजन, एक है फ्री नाइट्रोजन। ये दोनों फ्री मॉलिक्यूल्स हमें बहुत नुकसान कर सकती है। ये हाईली रिएक्टिव है। आम भाषा में आप मान लो कि एसिड जैसा है, किसी भी चीज के साथ एक रिएक्ट करके उसको बदल सकती है। ये चीज अगर बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो ये आसपास के सारे चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और उसको खराब कर देगा, डिटोरेट कर देगा। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल के हार्मफुल केमिकल चेन रिएक्शन। तो ये बॉडी एक हद तक, एक एज तक आसानी से इसको कंट्रोल कर लेती है एंटीऑक्सीडेंट की मदद से। लेकिन उसके बाद बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी कम हो जाती है और ये एंटीऑक्सीडेंट हम कंज्यूम भी कम करते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है। और बॉडी के सेल्स में एक नॉर्मल सेल दिन में बहुत सारा काम करता है। उसके अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर बहुत सारे चीजें जाती है, बहुत कुछ वो रिलीज करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग चलते रहता है। इस प्रोसेस में उसको नुकसान भी बहुत होता है, वेयर एंड टेयर होता है। तो रात का टाइम रिपेयरिंग का होता है, सेल का रिपेयरिंग का टाइम। लेकिन अगर इसको प्रॉपर टाइम नहीं मिले, उसको रेस्ट ना मिले, उसको न्यूट्रिशन ना मिले, तो वो रिपेयरिंग से ज्यादा नुकसान मोड में चला जाता है। उसी को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। नॉर्मल इन्फ्लेमेशन, अगर आपको कहीं पे चोट लगता है, वो हल्का सा स्वेलिंग होता है, लाल होता है, आपको पेन होता है और गर्म होता है, दिस इज इन्फ्लेमेशन। ये चीज सेल के अंदर भी होता है लेकिन हम वो पेन को फील नहीं कर सकते। तो सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होना मतलब सेल को नुकसान होना शुरू हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसका कनेक्शन भी हमारा लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इनके साथ कनेक्टेड है। थर्ड वन इज जेनेटिक डैमेज, जो बहुत खतरनाक है। ऊपर वाला दो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जेनेटिक डैमेज हाईली डेंजरस और हमें पता नहीं चलता आसानी से। दोस्तों, इस सीरीज में जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, आगे में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो उसमें एक चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगा, वो है डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। इसके बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल समझ लेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम सब जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो 3-4 किलो का होता है, और वो 3-4 किलो का बच्चा 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी का हो जाता है। उसके बॉडी में जो भी चीजें होती है, हाथ, उंगलियां, आइस, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है। किसी का ऐसा नहीं हुआ एक हाथ ज्यादा लंबा हो गया, एक आंखें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार होती है। लेकिन बॉडी की जो बनावट है वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रो होती है। और ये सब कुछ माँ के पेट में सिर्फ एक सेल से शुरू होती है। तो उस एक सेल में इतने सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है कि वो इंसान बड़ा होके कैसा दिखेगा, कैसे उसका आवाज कैसा होगा, उसके बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस कैसे होंगे, आई कलर्स, हेयर कलर्स, उसके फीलिंग्स कैसे कैसे होंगे, इमोशन कैसे होंगे, वो सब कुछ उस सेल के अंदर में स्टोर्ड होता है। आप उसको बोल सकते हैं उस इंसान का लाइब्रेरी है। और उस सेल के अंदर में ये सारा इंफॉर्मेशन केमिकली कोडेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन। आप उसको डीएनए कह सकते हैं। तो सेल के अंदर में डीएनए का एक बहुत बड़ा लंबा चेन होता है, वेरी लॉन्ग चेन। उसको बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ के छोटा बना के रखा जाता है इन एक्स शेप। उसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमारा लाइब्रेरी है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है। आपने शायद कभी देखा होगा, किसी इंसान का दो आंखों का रंग अलग अलग होता है, उसको हेटेरोक्रोमो आइरिडिस कहते हैं। यानी उसके डीएनए में लिखा था वन आई व्हाइट होगा, वन आई ग्रीन होगा। और ये चीज उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकती है। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए में सारे इंफॉर्मेशन होता है। आपके बॉडी में अगर कहीं पे मोल्स हैं, उसका इंफॉर्मेशन भी डीएनए में रहता है। आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसका इंफॉर्मेशन भी डीएनए में रहता है। तो इंफॉर्मेशन का भंडार है। अब वो इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड केमिकली आगे बढ़ती है। और ये जो प्रोसेस है, इसको बहुत आसानी से डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। सेल के अंदर में एक्स शेप का क्रोमोसोम रहता है, उस क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। और वो एक्स शेप क्रोमोसोम टूट के दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इस तरह से दो सेल बनती हैं। अब क्रोमोसोम में अगर थोड़ा सा भी नुकसान होगा, जो कि हो सकता है,
हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन्स, बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे परिस्थितियों से नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी है। जब एक क्रोमोसोम को हल्का भी नुकसान होगा, इसका मतलब वो डीएनए को नुकसान हुआ। और डीएनए का हर एक हिस्से में, अब मान लो डीएनए एक बहुत लंबा सीढ़ी है, और सीढ़ी में जो क्रॉस होते हैं, वो एक क्रॉस मान लो एक इंफॉर्मेशन है। किसी भी एक सीढ़ी को आपने थोड़ा सा छेड़ दिया, किसी भी एक क्रॉस को थोड़ा सा छेड़ दिया, वो इन्फॉर्मेशन बिगड़ जाएगा। जैसे अभी आजकल जो आप सब्जी हम देखते हैं, ब्रॉयलर चिकन जो आप देखते हैं, ये सब हाइब्रिड है। नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल के डीएनए में हमने सही जगह पे डीएनए में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, ताकि उससे हमारा फ्रूट का साइज बड़ा हो, उस पौधे में फ्रूट्स ज्यादा आए, वो लंबे टाइम तक फ्रूट्स लगता रहे। इसी को हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब उसका डीएनए नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। तो एक तो हमने फोर्सफुली डीएनए में चेंजेस लाए जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करके। एक होता है जेनेटिक डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा स्मोक करने से, उस अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के घर में बहुत ज्यादा स्मोकिंग होता है, तो पेट में जो बच्चा है वो थोड़ा सा डिफॉर्म पैदा हो सकता है, क्योंकि डीएनए में नुकसान हो जाता है। तो डीएनए डैमेज एजिंग का एक बहुत प्राइम कॉज है। और आजकल डीएनए डैमेज बहुत सारे कारणों से हो रहा है। स्ट्रेस, फास्ट फूड, जंक फूड, एडल्ट्रेंस, खेती में एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड और अदर फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग, एब्यूसिव सब्सटेंसेस। तो ये तीन प्राइम रीजन है। और एजिंग को हम लोग आसान भाषा में डिजीज कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप पुराने जमाने के लोगों का लाइफ देखो, 70 सालों तक, 60 सालों तक उनमें एजिंग के सिम्टम्स नहीं आते थे, बूढ़ा नहीं दिखते थे। हो सकता है एक दो हेयर्स ग्रे होना शुरू हो, स्किन में रिंकल्स नहीं आते थे, और वो फिट एंड फाइन हेल्दी थे। आज के टाइम पे देखो, 60 साल की उम्र तक उनके ऑर्गन ऑलमोस्ट कमजोर हो गए, एक दो डैमेज भी होते हैं, वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू होती है। तो आज के टाइम में आप एजिंग को एक डिजीज मान सकते हो। और इसको अगर हमने एड्रेस नहीं किया, आज इसको इसको ऊपर में रिसर्च नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाए और 40 साल से इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाए। एजिंग को आसान भाषा में समझने के लिए, या फिर किस स्टेप से वो बढ़ता है और कैसे हम अपने आप के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, तीन चीज आपके स्क्रीन में है। ग्लाइकेशन, या फिर आप ग्लाइसेशन कह सकते हैं, या फिर ग्लाइकोलाइसेशन, ग्लाइकोलाइसेशन कह सकते हैं। आ, हम जब जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आपने बहुत सारे राइस खा लिए और आपको बॉडी को उतना नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपने 300 ग्राम राइस खाया, बॉडी को सिर्फ 150 ग्राम चाहिए था। तो जो एक्स्ट्रा 150 ग्राम है बॉडी में स्टोर होगा, और लिवर इसको अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर सकता है। लिपिड में स्टोर कर सकता है, प्रोटीन में स्टोर कर सकता है, फैट फॉर्म में स्टोर कर सकता है। यानी बॉडी का एक कैपेसिटी है वो चीजों को अलग अलग तरह से बाइंड करे। जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, तो ये प्रोटीन के साथ जुड़ सकता है, फैट के साथ जुड़ सकता है, लिपिड के साथ जुड़ सकता है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि बॉडी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे खतरनाक चेंजेस आ सकते हैं। ग्लूकोज का बॉडी में ज्यादा होना इज वेरी डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होती है। इसके कारण है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। दूसरा है कि ब्लड में और पूरे बॉडी में जहां में भी फ्लूइड्स है, वहां में कंपैरेटिवली शुगर ज्यादा है, जो बैक्टीरिया का बेहतरीन खाना है। तो ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा होने का मतलब है बॉडी के अनवांटेड डिपेंडेंट पैरासाइट आप बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स, उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है जो बॉडी को नुकसान करती है। तो एक्सेस खाना खाना, और डायबिटीज का लॉन्ग स्टडी यही कहती है, इंडियन के हम इंडियंस कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, जो प्राइम रीजन है डायबिटीज का। दूसरा रीजन है इन्फ्ला एजिंग। इन्फ्लामेजिंग, यानी जैसे हमें बाहर से चोट लगती है, हम पेन को फील करते हैं, सेल को भी चोट लगती है जो हमें नहीं दिखता। रीजन बिंग, एक, खाना पीना हमारा सही नहीं है, टॉक्सिन्स बॉडी में है, हम बॉडी के सेल्स को रिपेयर होने का मौका नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, और हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रही है। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल्स। इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, फ्री रेडिकल बढ़ सकते हैं।
अगर आप स्ट्रेस में रहते, स्मोक करते, अल्कोहल लेते, फ्री रेडिकल बढ़ेंगे, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके कारण इंसान जल्दी बूढ़ा होते हैं। अगर आप इसको हॉलमार्क कहते हैं, हॉलमार्क का मतलब निशान, निशानी। तो यहाँ पे आपको 9 ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप नाम को भी याद रख सकते हैं, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब है जो डीएनए में इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न है। मान लो फॉर एग्जांपल, ये इससे आप रिलेट कर पाओगे, दुनिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन 22 अमीनो एसिड से बनती हैं। उसमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे बॉडी बना सकती है, उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। और कुछ अमीनो एसिड ऐसी होती है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, उसको कहते हैं एसेंशियल, यानी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अब मान लो हम एक प्रोटीन बनाते हैं इन अमीनो एसिड से, और सारे अमीनो एसिड का हमने नाम दिया 1 2 3 अप टू 22। अब इसको अरेंज करो, 1 2 3, इस तरह से आपने अरेंज किया, 22 तक अरेंज किया फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक अलग प्रोटीन बन गया, मान लो केराटिन, आपके हेयर्स। आप इसको रिवर्स में अरेंज करो, पहले 22 डाला, फिर 19 डाला, फिर 22 21 20 19 18 17 लाइक दैट। तो ये आपका दूसरा प्रोटीन बन गया, से हेमोग्लोबिन। इसको फिर से रीअरेंज करो, मकरे का जाला बन गया। आप इसको फिर से रीअरेंज करो, स्नेक का पॉइजन भी बन सकता है। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से बनता है, और उस सीक्वेंस में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो वो डिफॉर्म प्रोटीन बनेगा। आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया सुना होगा, हीमोफिलिया सुना होगा, थैलेसीमिया सुना होगा। हेमोग्लोबिन में डिफॉर्म होता है, उसमें डीएनए का जो अरेंजमेंट है या फिर डीएनए में जो इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जिसके कारण उससे बनने वाला प्रोटीन गलत बन जाता है। तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है आपके डीएनए में, आपके क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन का एक सीक्वेंस है, प्रोटीन का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो उस इंफॉर्मेशन से जो चीज बनने वाली थी बॉडी में वो बिगड़ जाएगी, और ये एजिंग में भी असर करता है। इसमें एक और फैक्टर है, जैसे हमारे डीएनए हमारे बॉडी के बहुत सारी चीजें बनाती हैं, साथ में बॉडी को सिग्नल भी देती है। से फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग विंटर में रहते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज में रहते हैं, उनके बॉडी में फैट ज्यादा बनते हैं। जो लोग ऐसे वेदर में रहते हैं जहाँ पर 6 महीना दिन हो, 6 महीना रात हो, ग्रीनलैंड में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में होता है, तो उनके डीएनए में इंफॉर्मेशन है, या फिर बाहर के एनवायरनमेंट को देख के डीएनए ने वो इन्फॉर्मेशन एडॉप्ट कर लिया और उस हिसाब से बॉडी को तैयार करता है। तो जैसे जैसे हमारे बॉडी बिहेव करती है उस हिसाब से हमारे जीन्स, हमारे डीएनए बॉडी को कुछ चीजों का सिग्नल देती है। जैसे अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, खाना ज्यादा खा रहे हो, तो बॉडी को बूढ़ा होने का सिग्नल मिलेगा। अगर आप फिट एंड फाइन हो, डाइट आपका सही है, तो बॉडी को बूढ़ा होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है बॉडी में जो भी चीजें बनने वाली है उसमें भी गड़बड़ हो सकता है, और अच्छे सिग्नल्स कम हो सकते हैं, बैड सिग्नल्स बढ़ सकता है। ये जो आप दूसरा फोटो देख रहे हो, टेलोमेयर एट्रिशन, ये हमारा क्रोमोसोम है, और इसके अंदर में डीएनए बहुत डबल हेलिक्स में इस तरह से बंधा रहता है। अब ये जो टेल है, ये क्रोमोसोम है एक्स शेप का, इसका जो टेल है विथ एज वो टेल का साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है, नेचुरल है। और जो टेल का एंड है वो एक प्रोटीन का प्रोटेक्शन कवर रहता है क्रोमोसोम के एंड में, ताकि अंदर में मौजूद डीएनए को नुकसान ना पहुंचे। अब देखा गया है विद टाइम जिस हिसाब से इसका साइज कम होना चाहिए था, उससे ज्यादा रफ्तार में ये साइज छोटा हो रहा है। इसका कारण भी बहुत सारे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो डीएनए मान लो धीरे धीरे डिफॉर्म होने वाला है, और वो क्रोमोसोम अच्छा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक नहीं पहुंचाएगा। एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन का मतलब है डीएनए का जो नॉर्मल प्रोसेस है जीन को एक्सप्रेस करने का। एक चीज और थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हो एंड यू टेक ए प्रिंट आउट, आपने डाटा इनपुट किया, आपने प्रिंट आउट लिया, तो हमारे डीएनए में भी वही चीज होता है। वो कुछ कोड देता है, कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, और उस हिसाब से बॉडी में कुछ चीजें बनती हैं। और ये जो कोडिंग है, सीक्वेंस है, इंफॉर्मेशन है, ये कभी कभार बदल जाती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स।
यानी से बॉडी को बनाना था अच्छा स्किन, लेकिन उनके इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हो गया। सोरियासिस हो सकता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। स्किन का जो फर्स्ट लेयर का थिकनेस है उसमें गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे लोगों का बाय बर्थ, या फिर आप देखोगे एल्बाइनो होता है, मेलाटोनिन फॉर्म नहीं होता है। तो जो जीन का इंफॉर्मेशन देने का उसका कैपेसिटी है वो बदल जाता है। लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेसिस, हमारे सेल के अंदर में रोजाना बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, या फिर बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, और उन प्रोटीन के माध्यम से बॉडी बहुत सारे काम काज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सेल के अंदर में अगर ग्लूकोज को घुसना है, वो आसानी से नहीं घुस सकता। एक दरवाजा है, उस दरवाजा का एक ताला है, और उस ताला को खुलता है एक खास प्रोटीन जिसका नाम है इंसुलिन। वो आके ताला खोलेगा, ग्लूकोज अंदर घुसेगा। तो सेल और प्रोटीन का हमेशा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के साथ कनेक्शन में जो प्रोटीन्स रहते हैं, अगर वो प्रोटीन्स के नंबर कम हो जाए तो वो सेल गड़बड़ हो जाएगा। डीरेगुलेटेड न्यूट्रिशन सेंसिंग, जैसे आप लोगों को शायद कभी ना कभी फील हुआ होगा, सडनली आप अगर पहाड़ी पे चढ़ते हो, मान लो आपका आरबीसी, एग्जांपल दे रहा हूं, आपका हेमोग्लोबिन, आपका आरबीसी होना चाहिए से फॉर एग्जांपल 14,000, एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे आप माउंटेन पे चढ़ोगे, पहाड़ी पे चढ़ोगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। आपको बॉडी को महसूस होगा कि सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन कम हो गया। तो बॉडी इमीडिएटली रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स हैं। आपके बॉडी में आयरन की कमी है, अगर कहीं से आयरन नहीं मिलेगा तो बॉडी आयरन को अपने मसल से निकालना शुरू करेगा। तो आप इसको कह सकते हो न्यूट्रिशन सेंसिंग। बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, बॉडी महसूस कर सकता है, और उस हिसाब से आपकी ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा कि ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। जैसे स्ट्रेस में बहुत बार चॉकलेट खाने का मन करता है, चॉकलेट माइंड को थोड़ा रिलैक्स करता है, उसमें थेबाइन होते हैं। तो न्यूट्रिशन सेंसिंग अगर गड़बड़ हो जाए तो सेल को मेंटेन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो सेल मरना शुरू होगा, डिफॉर्म होगा, और उससे बुढ़ापा आएगा। हमारा बॉडी का जो पावर हाउस है, जैसे आप कह सकते हैं जनरेटर उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये लेफ्ट साइड में नीचे में आप एक फोटो देखोगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है। हमारे सेल के अंदर में ग्लूकोज जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और इसका केमिकल रिएक्शन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जो सेल के अंदर है। और ये एक एनर्जी का यूनिट बनाती है जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी का यूनिट है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे बॉडी एनर्जी लेती है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, सेल को नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, लिवर को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सब मरना शुरू होगा। एक मिनिमम अमाउंट का एनर्जी हर सेल को रोजाना चाहिए। उसमें अगर धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो सेल मरने लगेगा। इसे साइन ऑफ एजिंग। सेलुलर सेंसेंसेस का मतलब है, सेंसेनेंस का मतलब है सेल डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। एक सेल से दो बनना है, दो से चार बनना है, तो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है और मर भी नहीं रहा है। यानी कोई ऐसा इंसान है जो किसी का कोई काम का नहीं है, लेकिन वो किसी एक इंसान का स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, यूजलेस है, और किसी के स्पेस को खराब करके रखा है। तो सेल ना तो डुप्लीकेट हो रहा है, ना मर रहा है। और ये सेल बहुत आसानी से हार्मफुल सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ये भी होती है। इसको कहते हैं सेलुलर सेनेसिस। स्टेम सेल एग्जॉशन, हमारे बॉडी के बोन मेरो में ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग तरह का सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे आपने लिजर्ट को देखा होगा, उसका आप टेल को तोड़ दो, उसका टेल दोबारा से ग्रो होती है। इंसान का उंगली काट दो, दूसरा उंगली नहीं आएगा। एक और लिजर्ड है जिसको सैलामेंडर कहते हैं, आप उसका बॉडी का कोई भी पार्ट काट दो, उसका वो पार्ट ग्रो हो जाएगा। हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जो अलग अलग सेल बना सकती है। मदर बेबी का जो कनेक्टिंग पाइप है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, वो स्टेम सेल है। साइंटिस्ट उसको प्रिजर्व करते हैं, उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। हमारे हड्डियों में स्टेम सेल होती हैं, और सारे अलग अलग जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह, वो एक ही सेल से बनती है, अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती है। अगर स्टेम सेल्स बनना कम हो जाए, वो भी एक निशानी है कि आप बूढ़े हो रहे हो। ऑल्टर्ड इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब है सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। किसी सेल को किसी चीज की कमी है तो वो बाजू वाला सेल को फिल कर सकता है, और उसको सपोर्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन भेज सकता है, वहां में प्रोटीन क्रिएट कर सकता है। सेल का आपस का तालमेल अगर गड़बड़ हो जाए, और ये एक टाइप का सेल का भी हो सकता है,
एक सेल का दूसरे टाइप के सेल के साथ भी हो सकता है। ये जो 8-9 पॉइंट है, आप मान सकते हो कि इंसान की बॉडी में आज के टाइम पे हो रहा है, जिसके कारण हम बूढ़े होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे हम बूढ़े होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एजिंग के दो दो कैटेगरी में हमने फैक्टर्स यहाँ पे आपको दिखाए। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम जल्दी बूढ़े होते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जिससे हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो सकता है। वो है आर्टिफिशियल लाइफ, यानी आप नेचर से दूर है। पोल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमारा जो न्यूरो हार्मोन केमिकल ट्रांसमिशन प्रोसेस है। प्लास्टिक एक खतरनाक चीज है जो हमारे हार्मोन सिस्टम को इम्बैलेंस कर रही है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे हार्मोन सिस्टम पे आ रहा है। एंडोक्राइन का मतलब है हॉर्मोन्स। आप देखोगे ये शब्द आपने सुना भी होगा, हार्मोन इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो रहा है आजकल। और हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेल सेक्सुअल हार्मोन, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, इनफर्टिलिटी, वो तो कॉमन साइन है ही। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन के केमिकल कम्युनिकेटर हैं, वो भी कम हो रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन्स कम हो रहे हैं। तो ये केमिकल हार्मोन का जो सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो गया है। ये भी कारण है कि इंसान जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो चीजें हमें बुढ़ापा से रोकेगा, आपको हमेशा जबान रखेगा, वो है मोर टू नेचर, नेचुरल लाइट, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर। और जितने भी लोग दुनिया में 80-90-100 साल हेल्दी जीते हैं, उनके पास ये एक्सपोजर ज्यादा है। हमारे पास भी इसका एक्सपोजर है, लेकिन हमने इसको यूज नहीं किया। लाइफस्टाइल से भी एजिंग हो सकती है। ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नेचर से जितना दूर जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, अनहेल्दी डाइट, ज्यादा कार्ब्स लेना, शुगर रिच फूड लेना जो प्रोसेस्ड है। आप फ्रूट्स, मीठा फ्रूट्स ले रहे हो, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेंगे, उससे नुकसान होता है। न्यूट्रिशन कम लेकिन बल्कि है, ऐसा फूड ज्यादा लेंगे जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, उससे भी एजिंग जल्दी हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे टाइम तक काम करना, वर्कलोड ज्यादा लेना, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करना, लेट सोना, लेट उठना, उससे भी हो सकती है। सोशल आइसोलेशन का भी बहुत इम्पैक्ट देखा गया है। जैसे जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, तो बॉडी को एक सिग्नल मिलती है कि इसका सिस्टम सही नहीं है, गड़बड़ है। तो बॉडी अनहेल्दी चीजों को बनाना शुरू करती है और एजिंग का सिग्नल शुरू हो जाती है। लोनलीनेस, अकेलापन से इंसान जल्दी बूढ़े होते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एक सवाल पूछूंगा आप सबसे, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज यस या नो में जवाब दें। क्या आप साल में कम से कम 2-4 बार अपने मर्जी से मेडिसिन यूज करते हैं? यस या नो में जवाब दे सकते अपने मर्जी से कम 2-4 बार। वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है। गुड। एक किताब आती है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। उसमें मेडिसिन का नाम होता है और उसका केमिस्ट्री होता है, इतना लंबा केमिस्ट्री कि कैसे केमिकल रिएक्शंस हम इस मेडिसिन को बना सकते हैं। फिर उसका फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी हम करते, रिसर्च करते हैं कि अगर बॉडी में जाएगा कैसे काम करेगा, कितने घंटे में ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे बॉडी में चला जाएगा या फिर लिवर के माध्यम से होगा। अगर हो गया, डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया या फिर किसी प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एब्जॉर्ब होगा, ब्रेन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितने घंटे तक ब्लड में रहेगा और असर दिखाए, और कितने घंटे में बॉडी से बाहर जाएगा, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एक फार्माकोडायनेमिक्स भी आते हैं, इसका एक्शन कैसे होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सारा चीज हम स्टडी करते हैं। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हम पढ़ते हैं, साइड इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजी में कम से कम मान लो 300-400 मेडिसिन हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। उसमें एक भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट्स ना हो। हम जजमेंट कैसे करते हैं? अगर 1% फायदा ज्यादा है नुकसान से, तो वो मेडिसिन हम यूज करते हैं। 1% भी फायदा ज्यादा है नुकसान से, तो हम यूज करते हैं। मान लो कोई एक मेडिसिन ऐसा है जिसको इस्तेमाल करने से आपका बॉडी का कोई एक खतरनाक डैमेज हो सकता है, लेकिन आप मरोगे नहीं, और उससे आपका बीमारी, जो बीमारी के लिए आपने दिया, वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तब भी हम उस मेडिसिन को यूज करते हैं। आप जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रोफेसर था,
हमसे पूछा फर्स्ट क्लास में, ड्रग, केमिकल हम लोग मेडिसिन को ड्रग बोलते हैं, तो बोला, हम सबको बोला ड्रग बताओ। तो हम सबने अपने हिसाब से टेक्निकल डेफिनेशन दिया है। उन्होंने बोर्ड में जाकर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, बहुत बड़ा छुरी, बोला दिस इज ड्रग। आप चाहो तो काम कर सकते हो, आप चाहो तो मर्डर भी कर सकते हो। तो जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, एक स्टडी था कुछ साल पहले, हर साल 30 लाख साल आयु कम होती है मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। आप इसको बुढ़ापा कह सकते हो। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, मान लो सबने मेडिसिन लिया, एक मेडिसिन से किसी का 2 घंटे का आयु कम हो गया, एक मेडिसिन से किसी का 4 घंटा आयु कम हो गया, एक से किसी का 10 घंटे का आयु कम हो गई, सारा इकट्ठा जोड़ दो, 30 लाख साल आयु कम होती है मेडिसिन से। सो बी वाइज, अपने मर्जी से सिर्फ ओटीसी मेडिसिन ही यूज करें, ओवर द काउंटर, पैरासिटामोल, बेसिक दो पेन किलर्स, ओआरएस, ऑल दिस। इसके अलावा डॉक्टर के एडवाइस के बिना मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे हैं हम अपने मर्जी से लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, या फिर मेडिकल जो रेडिएशंस होते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, न्यूक्लियर रेडिएशन वाला जितने भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट होते हैं, उससे एजिंग होती है। बहुत सारे प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी एजिंग होती है, जैसे मैंने कहा 30 लाख साल। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से नुकसान होती है। एपिजेनेटिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स में, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर में डीएनए की कैपेसिटी में गड़बड़ हो जाती है, जिसके अंदर में उसको जो काम करना था, जो प्रोटीन उसको बनाना था, वो गड़बड़ बनता है। इसको आप आसान भाषा में म्यूटेशन कह सकते हो। डीएनए कमजोर होना, डीएनए अच्छे से काम ना कर पाना, क्रोमोसोम का लेंथ कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स से हमारा एजिंग बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। डीएनए का क्रोमोसोम का जो टेल है, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, नॉर्मली 1 से 2% का उसका जो साइज है हर साल कम हो सकता है, 1% शॉर्ट हो सकता है नॉर्मली 30 साल तक। लेकिन आज के टाइम में ये डबल से भी ज्यादा रफ्तार से शॉर्ट हो रही है। जहां पे 30 साल तक पहले नॉर्मली 1 से 2% शॉर्ट होना चाहिए, तो वो 3 से 5% हो रहा है। एपिजेनेटिक एज एक्सेलरेशन का मतलब है, जैसे बायोलॉजिकल एज आपने सुना होगा, बहुत सारे मशीन्स आते हैं, आपको उसको बॉडी का बायोलॉजिकल एज बताते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। जैसे आप मान लो, आप एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक व्हीकल का कितना किलोमीटर चला है, उसको देखे बिना भी आप बोल सकते हो कि कितना किलोमीटर चला होगा। वो नया दिखेगा, उसमें स्क्रैच नहीं होगा, उसका टायर ज्यादा घिसे नहीं होंगे, उसमें कोई टक टक आवाज नहीं आएगी। तो किसी एक चीज को देख के हम बता सकते हैं नया है पुराना है। यही बायोलॉजिकल एजिंग है। जैसे आपने किलोमीटर में देखा 1 लाख किलोमीटर, लेकिन देखने में लग रहा है 2 लाख किलोमीटर। तो दिखने में जो लगता है और एक्चुअल जो चला है, ये दोनों को आप अलग अलग टर्म से डिफाइन कर दे। एक्चुअल एज और जो दिखने में लगता है, मान लो कोई दिखने में 60 साल का लगता है लेकिन एक्चुअल में 35 का है, तो उसका बायोलॉजिकल एज कम है। तो जो बायोलॉजिकल एजिंग है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। 40 साल का इंसान, एक्चुअली उसका बॉडी का सारे सिस्टम ऐसा है कि वो 45 का हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। तो ये फास्ट हो रहा है। इसके रीजन भी बहुत सारे हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, सो मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं, या फिर आप पता कर सकते हो कि गड़बड़ होने वाली है, जल्दी बूढ़े होने वाले, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हो। जैसे कनाडा स्कैन आता है, वो आपको बायोलॉजिकल एज बता देती है। अगर आपको पता चला आप आपके उम्र से 5 साल ज्यादा बूढ़े हो गए, तो आप खाने पीने, वेट, फैट पे कंट्रोल करोगे, और 6 महीने के बाद आप दोबारा करोगे, तो आप रिवर्स कर सकते हो बायोलॉजिकल एजिंग। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, अच्छे स्लीप पैटर्न बनाएं, बैलेंस डाइट लें, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश चीजें ज्यादा खाएं। फीमेल्स में मेमोग्राफी, ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर या फिर पेल्विक कैंसर को डिटेक्ट कर पाओ और उसको रोक पाओ। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, पेल्विक कैंसर, कोलोनो रेक्टल कैंसर बहुत ज्यादा होती है, तो इनको डायग्नोसिस करना पहले से ही, तो एक मार्कर है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो जो कुछ भी अभी हमने देखा सुना, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा।
क्या आप सबको लगता है कि हम लोग वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं? जस्ट आंसर ये सुन लो। और वक्त से पहले बूढ़ा होना, जितने भी फैक्टर्स हमने बताए, क्या आप सब मानते हो कि डीएनए में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुई है? उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हो गया। एपिजेनेटिक चेंजेस, टेलोमर शॉर्ट होना, थोड़ा बहुत म्यूटेशन होना। डू यू एग्री विद दैट? इसका मतलब है, हम बाहर से फिट रहने की कितना भी कोशिश क्यों ना करें, वो डीएनए में चेंज होने के कारण बॉडी को सिग्नल मिल गया कि इसको जल्दी बूढ़ा कर दो। यानी वन पॉइंट अप्रोच इज इनकम्प्लीट। हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से इसको खत्म नहीं कर सकते। हमारा अप्रोच होना चाहिए डीएनए को प्रिजर्व करना। अ, वो जो टेलोमेयर का एंडिंग है, जिसमें एक प्रोटीन का कवर रहता है, डीएनए को हार्म ना होना, डीएनए में नुकसान ना होने देना, म्यूटेशन ना होने देना, उसके लिए भी हमें मेजर्स लेने होंगे। और उसमें एक जो प्राइम फैक्टर है कि न्यूट्रीजेनेटिक्स, यानी ऐसा खाना जो डीएनए की एक्सप्रेशन, डीएनए को प्रिजर्व करने में मदद करती है। तो ऑल टुगेदर, एक्सरसाइज, हेल्थ चेकअप्स, हेल्दी स्लीप हैबिट्स, सोशल रहना है, रेगुलर टेस्ट कराना है, आप वैक्सीन, हार्मोन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, प्रिवेंटिव केयर ज्यादा लेना है, न्यूट्रिशन का सही इस्तेमाल करना है, और न्यूट्रीजेनेटिक्स का इस्तेमाल करना है। और वही है एक कंप्लीट, आप कह सकते हो डीएनए फूड, ये डीएनए का खाना आप बोल सकते हो। साथ में एंटी एजिंग के लिए बॉडी को दूसरे जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे हमने कहा हर सेल में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सेल बूढ़ा हो रहा है, डीएनए में चेंजेस हैं, बॉडी का ऑर्गन में चेंजेस हैं, ब्रेन में चेंजेस हैं। तो एक बहुत बड़ा टोटल अप्रोच होना चाहिए, क्यूमुलेटिव अप्रोच, और वो है यंग फ्यूल। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है: कोएंजाइम क्यूटेन, एन एसिटाइल सिस्टेन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, टर्मरिक, जिंजर, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, एनएमएन, ओमेगा फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। एक चीज जो हाल ही में पता चला है कि इंसान की बॉडी की जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मान लो आपके पास एक गाड़ी है, और जब नया था उसके पास पावर ज्यादा था, अब इस साल भर के बाद उसकी पावर कम हो गई, तो आप क्या बोलोगे? इंजन में प्रॉब्लम है। अगर बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, तो आप मान सकते हो इंजन में प्रॉब्लम है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इनहेंस किया। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सेलुलर लेवल के इन्फ्लेमेशन और आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करेगा। टेलोमेयर हेल्थ, जो क्रोमोसोम के टेल है उसको शॉर्ट होने का जो नॉर्मल रफ्तार है उसको ही होने देगा, या फिर उसको भी रोक सकता है। सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करेगा, सेल में जो रोजाना एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जो प्रोटीन वहां में होनी चाहिए उतना रहेगा। स्किन हेल्थ, आपका स्किन हेल्दी रहेगा। स्किन सबसे बड़ा और सबसे इजी बायोमार्कर है जो आप आसानी से पता कर सकते हैं इंसान बूढ़ा हो गया। एंटी एजिंग, आपके सेल जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। सो दिस इज, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ये फ्यूचर प्रोडक्ट है जिसके रिसर्च बहुत लिमिटेड था। हम जानते थे कि दो चीजें इसमें आप देखोगे, आई एक्सप्लेन। एनएमएन, एनएडी, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने एटीपी पढ़ा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पे दो शब्द और भी इस तरह का आपने सुना होगा: निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए आप ये ऐसा समझो कि जो क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन का कोड्स हैं, उन कोड्स को बनाना, उसको मेंटेन करना और उसको नेक्स्ट सेल तक पहुंचाना, ये दोनों का काम है, एनएमएन और एनएडी। ये एक से आप ये लोगे तो उससे ये बनेगा। आप ये दूसरा वाला भी डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे आपने आपने खाना खाया, राइस जो पॉलीसेकेराइड है, वो पेट में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो लाइकवाइज ये दोनों चीज हमने डाला है, इससे यही कन्वर्ट होगा। तो इसका फायदा ये है कि एक तो आपको तुरंत मिल जाएगा और दूसरा स्लोली रिलीज होके मिलेगा। ये दोनों चीज हमारे डीएनए को सही सलामत रखता है। और डीएनए अगर सही सलामत रहेगा तो बॉडी को हेल्दी सिग्नल्स हमेशा मिलेंगे, बॉडी अपने लिए हमेशा हेल्दी प्रोटीन्स ही बनाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कह सकते हो कि
पिछले 10-15 साल का कॉन्सेप्ट है, जो प्रूवन है। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रही है, और पिछले 10-15 साल का जो रिपोर्ट है वही कहती है ये हम आगे लेके चल सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट हमें अभी तक मिला है, दैट इज साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड। ये दोनों चीज अगर हम इंसान की बॉडी में, ब्लड में ज्यादा बनाएंगे, तो उनकी डीएनए प्रिजर्व रह सकती है, म्यूटेशन कम होगा, और बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, हेल्दी डीएनए को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और मेरा मानना है नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में, जहां में एनएमएन, एनएडी, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, ओमेगा फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, हर्बल ब्लेंड, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट, ये ऑल टुगेदर कॉमर्शियली फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है। तो एक मच वेटेड प्रोडक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका पैकेजिंग में हमने बहुत शानदार बनाई है, लाइक मैग्नेटिक फ्लिप बॉक्स में आता है। ये एलाइट प्रोडक्ट है, एलाइट पैकेजिंग है। सो फर्स्ट टाइम इंडिया में, और जितना हमारा नॉलेज है ग्लोबली भी, इतने कॉम्बिनेशन में पहली बार आई है। तो थोड़ा सा और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। जो ओमेगा फैटी एसिड है, जो ब्रेन, हार्ट, स्किन, आइज को ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करती है। प्रेग्नेंट लेडीज को यह सजेस्ट किया जाता है। इसमें सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो ग्रोथ के लिए चाहिए। अल्फा लिपोइक एसिड, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइड, इकोसा एक्सानोइड। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में आप देखोगे ट्रांस रेस्वेराट्रॉल, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, ग्रीन टी, सेलेनियम। डीएनए रिपेयर एंड सेलुलर फंक्शन में एनएमएन, एनएडी, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट। वाइटलिटी और एनर्जी के लिए कोर्डिसेप, बायोपेरिन, जिंक, और ये भी पेटेंटेड आप कह सकते हैं, विटामिन B3। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए कुर्कुमिन और टेरोस्टिलबिन। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में, मेरे हिसाब से, जो शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर दो, आपको घर से सुबह 8 बजे जाना होता है, आप रात को 8 बजे घर पहुंच दो। इफ दिस इज योर लाइफस्टाइल, आप 25 साल से लेना शुरू करें, टू रिवर्स एजिंग। क्योंकि इस लाइफस्टाइल में आप 30 तक पहुंचते पहुंचते आप 40 के दिखोगे, और सो मेनी सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख जाते हैं। अगर आप ओबीस हैं, बॉडी में कुछ बीमारियां हैं, आपके खानदान में जेनेटिकली बीमारियां हैं, आपके हेयर फॉल ज्यादा होने लगा है, आप कमजोर रहने लगे हो, तो उसी एज में आप लेना शुरू करो जब ये सिम्टम्स, साइंस आपको दिखेंगे। कैंसर सेल, ट्यूमर्स आपके बॉडी में दिखने लगे हैं, आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। एंटी एजिंग को आप इक्वली एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत रहती है, आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत इरेटिक लाइफस्टाइल आपका है, सोना, उठना, खाना पीना, टाइम टेबल आपका सही नहीं है, एटलीस्ट एक बार का खाना बाहर में खाते हो, आप बहुत फूडी हैं, बाहर का आपको टेस्टी टेस्टी मसालेदार खाना आपको पसंद है, तो आपको ये लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज शहर के लोग 25-30 से लेना शुरू करें, अदरवाइज 35+ से ये प्रोडक्ट हमें लेना ही चाहिए। जिनको फास्ट एजिंग हो रहे हैं, जिनको स्ट्रेस है, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिनका फास्ट लाइफस्टाइल है, उन सबको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए। ये हमारी हेल्दी लाइफ को इन्हेंस करेगा, आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जियोगे, ग्रेसफुल एजिंग रहेगा, डिजीज फ्री लाइफस्टाइल हम एडॉप्ट कर सकते हैं। एजिंग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एंटी एजिंग का मतलब एंटी कैंसर एंड एंटी ऑक्सीडेंट। अगर एजिंग को हम कंट्रोल नहीं किए, या फिर एजिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किए, यू कैन कंसिडर कि इस बॉडी में कैंसर सेल फॉर्मेशन हो सकता है। गवर्नमेंट भी कहते हैं हर फैमिली में 1-2 साल में एक कैंसर पेशेंट आने वाला है। तो एजिंग इज लाइक, फर्स्ट एजिंग इज ऑल्सो लाइक, कैंसर सेल की तादाद बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, जैसा आपने सुना होगा फाउंटेन ऑफ यूथ, ये उस तरह का प्रोडक्ट है। ये एक उम्मीद, ये एक उम्मीद है, और ये नेचुरल है। इसमें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, ये बहुत लंबी रिसर्च के बाद पता चला है, ये खजाना है जो इंसान को हाथ लगा है। इसका इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेट टू एस्टोनिया वन, मैं भी 2 दिन से ले रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। 30 से 35 की एज में जरूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और अगर आपने 3 महीना लगातार एवरीडे एक एक लिया, यू विल चेंज ए, मतलब विजिबल चेंज आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बॉडी का परफॉर्मेंस, आपका अपीयरेंस। ये सारे चेंजेस आपको बॉडी में बहुत जल्द दिखेगी, एंड पीपल विल बी आस्किंग यू। तो ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, प्रोमोट करें, फैमिली में यूज करें, सारे लोग यूज करें, जो 60s में है उनको जरूर दें। तो आई होप आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा।
एंड शॉर्ट टाइम में हम दूसरा प्रोडक्ट कवर नहीं कर पाएंगे। मन में अगर कोई सवाल है, ओपन फॉर ऑल, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू यंग फ्यूल आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी सवाल मन में है, प्लीज आस्क। सबसे पहले तो मैं एक बार एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, हाउ डू यू वांट टू रेट दिस प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट को आप अपने भाषा में कैसे एक्सप्लेन करोगे? शानदार, काबिले तारीफ, लाजवाब, अच्छा, बुरा, जो भी आपको मन में आता है। वन वर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दो तीन सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा। एंटी एजिंग, ये जो एंटी एजिंग का काम करेगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें दिखने में यंग बनाएगा। लिवर की सेल, किडनी की सेल, ब्रेन की सेल, स्किन की सेल, ब्लड की सेल, हार्ट की सेल, जहां में भी सेल है, सारे सेल को मान लो दोबारा से रिपेयर करेगा। सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम को प्रिजर्व करेगी, यानी आप इंटरनली भी यंग रह जाओगे। जैसे किसी ने लिखा लिवर में काम करेगा, किडनी में, स्किन में, हर जगह पे काम करेगा। आपके ऑर्गेन्स यंग हो जाएंगे। जैसे मान लो 30 साल का नौजवान का लिवर जितना एक्टिव रहता है, 50 साल का लिवर उससे बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो 50 साल के लिवर में आप ये खिलाओगे 6 महीना, साल भर, वो लिवर धीरे 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 40 साल के लिवर जैसे एक्टिव होना शुरू होगा। एज रिवर्सिंग, नॉट ओनली एक्सटर्नली, इंटरनली भी एज रिवर्सिंग आप फील कर सकते हो। इंडिया में जैसे मैंने कहा, शहर में आप 30 से शुरू करें, गांव में आप 35 40 में शुरू करें। अगर किसी को लगता है कि आपको लेना चाहिए, आप किसी भी एज में ले सकते हैं। नो साइड इफेक्ट्स, कोई भी ले सकता है। नो साइड इफेक्ट्स। ग्रेट। दसमत मुर्मू जी ने लिखा, आई एम बुकिंग टुडे। डायबिटीज को दे सकते हैं, बीपी शुगर को दे सकते हैं, 60+ को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। वन वन कैप्सूल ट्वाइस। आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं, आई सजेस्ट एक एक लो, लॉन्ग टाइम तक लो। अगर आप लेट शुरू करते हैं तो दो दो लेना, कम से कम 6 महीने तक, 3 महीने तक रेगुलर दो दो लेना। उसके बाद आप एक एक लेना शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से सेशन में आप लोग आते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। आई होप या ये इन्फॉर्मेशन आप खुद अपने लिए ये प्रोडक्ट यूज करें और सोसाइटी में लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।